Hello everyone, welcome to Sarvocha IAS. Today we are going to talk about recent news and this news is about PRS data. PRS है क्या? सबसे पहले इस बात को समझिए. पॉलिसी रिसर्च करता है ये PRS, है ना. इसका काम है कि पॉलिसी को रिसर्च करना, कितने सही तरीके से पॉलिसीज पास हो रही हैं, कितने सही तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं हमारे कंट्री में, उसके रिगार्डिंग इसका काम है कि उस पर्टिकुलर चीज़ों को एनालाइज करे. तो दिस न्यूज़ इज अबाउट PRS data. Monsoon session has ended, and a serious question has been asked about parliamentary functioning. That serious question is regarding the functioning of Lok Sabha and Rajya Sabha. So, according to PRS data, Lok Sabha functioned only for 15% of scheduled time, and according to PRS data, Rajya Sabha functioned for only 33% of scheduled time. And this number itself is very low. So, it means parliamentary productivity is very less in this monsoon session. Now the real question is प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, हम क्या समझे प्रोडक्टिविटी मतलब. प्रोडक्टिविटी मतलब ये नहीं है कि आपने कितने बिल पास किए पार्लियामेंट में, आपने कितने डिसीजंस लिए पार्लियामेंट में. रियल क्वेश्चन है कि क्या पार्लियामेंट जो भी बिल पास कर रही है उस पर इनफ डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, क्या उस पर इनफ स्क्रूटिनाइजेशन हो रहा है, क्या उसका प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं आप, क्या गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है, क्या मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है. दिस इज द रियल क्वेश्चन दैट शुड बी आस्क्ड about the functioning, about the productivity of parliament. Now, according to this data, it ranked among least productive Lok Sabha sessions over 2 decades. पिछले 2 डेकेड में सबसे लिस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है ये. क्वेश्चन आवर जो एक टूल होता है कि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, जो एक टूल होता है पार्लियामेंट के पास कि जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल जवाब पूछें, एंड दिस क्वेश्चन आवर सेवरली कर्टेल्ड. इसका तो रोल ही नहीं है. सेवरल बिल पास विदाउट लिटिल और नो डिबेट. तो फिर पार्लियामेंट होने का मतलब क्या बनता है? जब आप बिल पास कर रहे हैं विदाउट डिबेट एंड डिस्कशंस, विदाउट फॉलोइंग क्वेश्चन आवर, यू कर्टेल क्वेश्चन आवर, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पार्लियामेंट. आप पार्लियामेंट मत बनाइए, सीधा का सीधा जो है आप बिल पास करते चले जाइए. ठीक है, तो ये है PRS डाटा को लेकर के इंपॉर्टेंट न्यूज़. चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है? 4 पिलर ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शन. इसमें हमको क्या समझना होगा कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है. बिफोर सेइंग कि पार्लियामेंट इज बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्लियामेंट इज सपोज टू डू. पार्लियामेंट का काम क्या है? फर्स्ट इज लॉ मेकिंग. पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, है ना. इसमें डिलिब्रेशन होगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, उसमें लेजिस्लेशन जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उस पर डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे. सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेशन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट ब्रिंग द कंसर्न्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता है, अपने पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ के मुद्दे को, वहाँ के प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में लेकर के आए. इनका तो फंक्शन ही यही है. आखिर वो नेता हैं तो कहाँ के हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता है, और उनका काम है जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जनता की आवाज़ को नेशनल लेवल तक पहुंचाना. जनता की आवाज़ को नेशनल लेवल तक पहुंचाने के बाद उस पर सही रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, है ना. स्टेट का जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करना. तो रिप्रेजेंटेशन में आप 2 चीज़ देखते होंगे, 2 हाउस, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा. लोकसभा मतलब लोगों की सभा और राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा. लोकसभा जनरली क्या करती है कि लोगों की, जनता की आवाज़ को, जनता की प्रॉब्लम को के लिए वो रिजोल्यूशन प्रोवाइड करती है बाय पासिंग सम लेजिस्लेशन. राज्यसभा स्टेट्स के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए उस पर डिसीजंस लेती है. थर्ड फंक्शन इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं उन मंत्री को जितने भी पॉलिसी उन्होंने लिया है, जितने भी डिसीजंस उन्होंने लिया है, उनको जवाब देना तो पड़ेगा जनता को. और जनता को जवाब देने के लिए इनडायरेक्टली, देखिए, जनता डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ सकती है हमारे मंत्री से, क्योंकि आप जानते हैं मंत्री से मिलने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है हमारे कंट्री में, है ना. हम नहीं मिल सकते इतनी आसानी से. तो हम क्या करेंगे? हम इनडायरेक्टली मंत्रियों से सवाल जवाब करेंगे. कैसे? आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज़ किया जो लोकसभा में जा कर के बैठे,
अब वो लोकसभा में जाकर के बैठे हैं, आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज ही इसलिए किया, इलेक्ट ही इसलिए किया क्योंकि वो आपके बिहाफ में जाकर के मंत्रियों से सवाल जवाब करे, क्योंकि वो आपके बिहाफ में लॉ बनाए और उस लॉ पे काम करने वाली सरकार जो एग्जीक्यूटिव है उससे सवाल जवाब किया जाए। और हमारे पास कुछ टूल्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कुछ टूल्स हैं, जैसे क्वेश्चन आवर, डिबेट्स, मोशन इंस्ट्रूमेंट्स। सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ टूल्स they can hold executive accountable. So this is the third function of parliament. Now fourth function is financial control. What is meant by financial control? फाइनेंशियल कंट्रोल में आपको क्या देखने की जरूरत है? सीधी सी बात है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। आपके पास पैसा गया, अल्टीमेटली डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो पार्लियामेंट से पास होता है, उस डिमांड ऑफ ग्रांट्स के पास होने के बाद एक फंड, एक पैसा मंत्रियों के पास जाता है और उस मंत्री का काम है कि उस पैसा को सही तरीके से यूटिलाइज करे। उसका काम है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है जनता के लिए उस पर काम करे, और वो कितना % इफेक्टिव है ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो पैसा सही तरीके से खर्च हो, इसीलिए पार्लियामेंट के लिए जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होने चाहिए। अब सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है कि डिमांड ऑफ ग्रांट पास किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे आपने डिस्कशंस किया। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शन। विदाउट दिस 4 पिलर्स अ पार्लियामेंट कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली, कैनॉट फंक्शन इफेक्टिवली। अब सीधी सी बात है, 2 मिनट में आपने बिल पास कर दिए बिना किसी डिबेट एंड डिस्कशंस के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के, बिना किसी फाइनेंशियल कंट्रोल के, तो सरकार तो अपने मनमानी तरीके से जो करना चाहेगी वो कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 पिलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। ये जो पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी है ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। द फर्स्ट मेजर रीजन इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या है? डीपनिंग आइडियोलॉजीज बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। एंड अक्रॉस मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज देयर इज डीप पोलराइजेशन, deep ideological divides, and that led to declining productivity. This is the first reason. Suppose think about this situation that parliamentary disruption is not something new. Opposition parties, जो भी opposition party हैं, they have historically used disruption to force the government to respond to important issues, and this is the framework, this is the structure of our democracy. इसी तरीके से ही सर डेमोक्रेसी काम करता है। ऑपोजिशन पार्टी आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे, जब आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे ऑपोजिशन पार्टी आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो बार बार प्रोटेस्ट करेंगे, राइट। और वो जो है, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरकार को डिस्टर्ब कर सकती है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन डिसरप्शन बिकम्स सब्सटीट्यूट फॉर डिबेट। आप डिबेट कीजिए ना, आप जो हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऑपोजिशन पार्टी डिसरप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन उस डिसरप्शन से आपके पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का किसी तरीके से कोई हार्म ना हो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में जा ही नहीं रहे हैं, आप बॉयकॉट कर रहे हैं पार्लियामेंट को, और ऐसी चीज़ों को करके आप डिबेट एंड डिस्कशन का स्कोप को ख़त्म कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी ही नहीं रहेगी पार्लियामेंट में तो डिबेट एंड डिस्कशन कौन करेगा? सो वन थिंग इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राइट, एंड another is frequent disruptions. Due to this deepening polarization, there is ongoing protest. आप देखें नीट पेपर लीक को लेकर के कितना प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया, एंड इट लीड्स टू परमानेंट पैरालिसिस। दिस टाइप ऑफ प्रोटेस्ट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ पार्लियामेंट फंक्शनिंग, truncated debate, rushed legislation passed without scrutiny, right? So these are the factors that lead to the declining productivity of parliamentary function. Other contributing systematic factors like opposition parties and their protest tactics. There is consensus deficit. Over most of the bills, there is no consensus between ruling party and opposition parties. And due to this thing, there is consensus deficit. Limited committee scrutiny. Parliament send very few bills for parliamentary committee scrutiny, है ना, उसको बहुत ही कम भेजा जाता है। वीक डेलिब्रेशन इंसेंटिव्स,
ये सब रीजन है जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को हर्ट कर रहा है, डिक्लाइन करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं, चलिए अगला हम देखते हैं कॉमिटी सिस्टम। ये कॉमिटी सिस्टम क्या है ना? थिंक ऑफ पार्लियामेंट एज अ लार्ज क्लासरूम बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉमिटी सिस्टम। इन द क्लासरूम एवरीवन कैनॉट डिस्कस एवरी टेक्निकल डिटेल्स, राइट? सब कोई डिस्कस नहीं कर सकता। सो पार्लियामेंट क्रिएट्स स्मॉलर ग्रुप्स एंड दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमिटीज। सीधी सी बात है ना, जिनके पास जानकारी है। अब हमारे पार्लियामेंट में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो काफ़ी जानकार हैं, और कुछ कम जानकार हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, है ना? तो फिर ये जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, या फिर ये क्लासरूम में जो बच्चे काफ़ी तेज हैं और जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, और उस क्लासरूम से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना हो, कोई टेक्निकल डिसीजंस, कोई टेक्निकल मुद्दे पे बात करना हो, तो उसके लिए आपको उसमें से जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं उनको उठा करके एक ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। तब जा करके वो ग्रुप के मेंबर सही टेक्निकलिटीज़ को स्क्रूटनाइज कर पाएंगे, है ना? एंड दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। दे फोकसेस, जो फुल हाउस है ना, हाउस का फोकस है डिबेट पे, मैक्रो पॉलिसी, ब्रॉड लेवल पे जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे जो डिसीजंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइवर की सेफ्टी चाहते हैं, व्हीकल की सेफ्टी चाहते हैं, तो आपने ब्रॉड लेवल पे बोल दिया कि हम व्हीकल की सेफ्टी के लिए कुछ पार्टिकुलर मुद्दा डिसीजन लेना चाहते हैं, और उस पर हमें एक ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंसस चाहिए। उस पर आपने डिबेट एंड डिस्कशंस किए। फिर पार्लियामेंट्री, आपको जो लगता है आपने उसमें आप अपनी जानकारी के हिसाब से जो लगता है कि सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, आपने उसमें इंक्लूड किया। अब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मिनिएचर लेजिस्लेचर्स एंड इट प्रोवाइड्स फॉर रिगरस टेक्निकल स्क्रूटनी फ्री फ्रॉम पार्टीशन मीडिया ग्लेयर, है ना? इस कमेटी में किसी भी तरीके से बायस डिसीजन नहीं लिया जाता है। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकलिटी में क्या है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो पार्लियामेंट्री कमेटी को आप भेजिए जहाँ पे टेक्निकलिटीज़, किसी भी बिल के बारे में, किसी भी बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, किसी भी बिल के रूलिंग्स के बारे में, उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें जो लॉ है, जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, उस पर सही तरीके से उसका चेकिंग तो होना चाहिए ना, ठीक है? तो ये काम है सर पार्लियामेंट्री कमेटी का, और आप उसकी टेक्नोलॉजीज़ के फिजिबिलिटी को आपने रिसर्च करने का मौका ही नहीं दिया, है ना? उस पर चेक करने का मौका ही नहीं दिया। दिस कमिटी हैव अ कोर फंक्शन एग्जामिन कॉम्प्लिकेटेड बिल क्लॉज बाय क्लॉज। आपने जो भी डिसीजन लिए हैं उस पर एग्जामिनेशन करना कि हर क्लॉज में कहीं कोई लूपहोल्स तो नहीं है। उसके बाद कंसल्ट डोमेन एक्सपर्ट्स। अगर आप बाइकर की सेफ्टी के लिए आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, तो फिर जो उससे रिलेटेड जो ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं, है ना, उनसे आप जा कर के उनसे आप जा कर के सजेशन ले सकते हैं कि उनका क्या सजेशन है। किसी सिविल सोसाइटीज़ को इसमें इंक्लूड करना, सिविल सोसाइटीज़ क्या करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेगी और आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करेगी। और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जब भी आप कोई डिसीजन, फार्मर्स को लेकर के आपने कोई बिल पास किए, है ना, तो उस बिल में फार्मर्स एक स्टेक होल्डर हैं। उस बिल में जो फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अपना एक स्टेक है। उस प्रोडक्शन में जो जो उस प्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजर ये सब बनाने वाले जो कंपनी है वो उनका स्टेक है। तो इन सब से आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा, इन सब से आपको वो सजेशन तो लेना पड़ेगा। तो ये सब सजेशन लेने का काम जो है वो कमिटीज़ का काम है। और ये सब आपने सजेशन लिया ही नहीं, और सीधे सीधे आपके दिमाग में आया, आप सो करके उठें और बोले कि नहीं हमको ये बिल पास करना है, अगले दिन गए बिना किसी डिबेट एंड डिस्कशंस के। वो तो अपोजिशन पार्टी बॉयकॉट कर ही रही है, अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट कर ही रही है, वो प्रेजेंट नहीं है, वो बोल रही है कि हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट। आप कह रहे हैं कि नहीं हम बिल पास करवे करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है बिल पास करते जा रहे हैं, है ना? देयर मेन फोकस इज टू आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंटेशन bottlenecks and loopholes. And the PR's concern is only 27% of bills referred to committees in 18th लोकसभा। तो समझिए कि जितने बिल पास हुए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 27% बिल कमेटी के पास गया है। तो हम कैसे मान लें कि उसमें कोई लूप होल ना होगा, है ना? उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को हमने चेक ही नहीं किया, ठीक है? उसके क्लॉज बाय क्लॉज को हमने चेक ही नहीं किया कि उसमें क्या लूप होल्स इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि जानते हैं लॉ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा चीज़ है। इसमें बहुत ही वैग वर्ड्स को यूज़ करके आप अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग निकाल लेते हैं।
ठीक है। अब कुछ टूल्स हैं जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराती है। जैसे कि नाउ इमेजिन पार्लियामेंट जस्ट पासिंग लॉज बट नॉट गेटिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू आस्क द गवर्नमेंट क्वेश्चंस। वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, एंड दैट्स वाई देर इज अ क्वेश्चन आवर, राइट? दैट्स वाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आवर इज देयर. During question hour, what is happening that MPs can ask ministers question about government policies, about their implementations and administrative decisions, right? So during question hour, MPs have an opportunity, MPs have that tool to hold executive accountable, right? And it creates a chain की जो member of parliament हैं, during question hour they ask questions, hold minister accountable और minister को जवाब देना पड़ेगा. Then after this, all type of answer that is given by minister should be visible to public, should be broadcasted to all the public of India, and by this way they hold executive accountable. आप सवाल कर रहे हैं, accountability बढ़ा रहे हैं. And during the 2026 monsoon session, question hour in Lok Sabha functioned for only 1%. भैया सिर्फ ये 1% शेड्यूल टाइम का ही, मतलब आपने क्वेश्चन आवर का यूज किया सिर्फ और सिर्फ 1% इस मॉनसून सीजन में, सिर्फ और सिर्फ 1%, विथ जस्ट 2 of 380 लिस्टेड ओरल क्वेश्चंस दैट इज रिसीव्ड इन पार्लियामेंट. तो आपने ओनली 2 out of 380 लिस्टेड ओरल क्वेश्चंस रिसीव्ड एक्चुअल ओरल रिस्पॉन्स ऑन द फ्लोर. तो जब मिनिस्टर की तरफ से जो जवाब दिया गया, पूछा गया 380 मुद्दों पे सवाल और आपने 2 मुद्दों पे जवाब दिया है. सो दिस इज नॉट मेरली अ प्रोडक्टिविटी इशू, इट इज अ फंडामेंटली एन इशू ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्टिव इशू नहीं है, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का इशू है ना? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस if there is a weak scrutinization, if there is a weak parliamentary functioning? So why this effective functioning of parliament matters? Suppose a bill is introduced in parliament. Ideally, there is a process needs to be followed. First, there is introduction of bill, right? अब वो इंट्रोडक्शन के बाद डिबेट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर डिबेट, देन आफ्टर कमिटी स्क्रूटिनाइजेशन, कमिटी उसे स्क्रूटिनाइज करेगी. देन आफ्टर इफ कमिटी फाउंड सम लूप होल्स दे सजेस्ट फॉर सम अमेंडमेंट्स इन दैट बिल. तो फिर अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट का मन किया कि हमें अमेंडमेंट को करना चाहिए तो वो कर ले. ये बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि जो कमेटी का रिकमेंडेशन हो उसे फॉलो करना पड़ेगा, है ना? देन आफ्टर पासिश, जब ये अमेंडमेंट होगा उसके बाद वोटिंग होगी, पास हो जाएगा और फिर फाइनली प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलेगा और फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर एक मिनिस्टर्स को भेजा जाएगा कि आप इस पर काम कीजिए, ठीक है? बट इफ अ पार्लियामेंट इज रिपीटेडली डिसरप्टेड, two opposite things can happen. One possibility is that legislative business can gets delayed, है ना? The other possibility is that once the house gets functioning time, bills may be passed very quickly. तो 2 केस है सर, या तो आप बहुत जल्दी बिल पास कर दे हास्टल लेजिस्लेशन, या फिर आप जो है डिबेट एंड डिस्कशन ना करके आप एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ना ठहरा करके देयर इज लिमिटेड एंड डिमिनिश्ड ओवरसाइट, executive actions pass without adequate financial policy challenges. So there is also democracy deficit. Public trust erodes when national issues go unaddressed on the floor. So these type of issues, ये जो हैं, these type of issues results from weakened parliamentary functioning, from weakened scrutinization by committees of bill. Right? This can lead to weaker legislative scrutiny, weaker financial accountability, and weaker executive oversight. And when legislation or policy leaves unresolved constitutional or legal questions, courts may eventually have to interpret or fill gaps. For example, there is a example that you can learn about Visakhapatnam guidelines. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
आप जानते हैं ना विशाखा गाइडलाइंस के बारे में क्या है? जब भी आप कोई लूप होल छोड़ेंगे, एक वैक्यूम क्रिएट होगा जहाँ पे लोगों को उस पे लॉ बनाने की जरूरत, लॉ चाहिए उसे, लॉ के तहत जनता जो है आपसे चाहती है कि आप उनके लिए कुछ लॉ बनाएं, रेगुलेट करें, और आप जो हैं उस पे काम नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, और किसी न किसी तरीके कोई कोई लूप होल रह जा रहा है, तो इट क्रिएट्स वैक्यूम, right? And the Visaga guidelines is classical example of judicial intervention in a legislative vacuum, right? जहाँ पे वर्कर्स, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर के बात किया गया था, जहाँ पे फीमेल वर्क प्लेस में फीमेल की प्रॉपर तरीके से उनकी सेफ्टी को ध्यान रखा जाए, है ना, उस पर ध्यान बात किया गया था, और इस पर जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ। जुडिशियल जो जुडिशियरी है उसने एक गाइडलाइन बनाया, और ये गाइडलाइन हर एक कंपनीज को, हर एक ऑफिस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, राइट? द ब्रॉडर प्रिंसिपल इज व्हाट, अ हेल्दी डेमोक्रेसी, है ना, हमें एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाना है, एंड हेल्दी डेमोक्रेसी रिक्वायर्स ऑल थ्री इंस्टीट्यूशंस टू परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स इफेक्टिवली। हर तीनों इंस्टीट्यूशन का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ऑल दी थ्री इंस्टीट्यूशंस हैव टू परफॉर्म देयर रोल्स इफेक्टिवली। तब जाकर के सही निर्णय हमारे देश में लिया जाएगा, तब जाकर के पार्लियामेंट सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी, क्योंकि सबका काम है एक दूसरे को चेक करना और बैलेंस करना। नाउ दीज आर द इश्यूज एज वेल एज चैलेंजेस इन आवर कंट्री, बट व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स दैट वी हैव? हम क्या कर सकते हैं? मेक पार्लियामेंट मोर डेलिबरेटिव। हमें डेलिब्रेशन को इम्प्रूव करना होगा, हमें डिबेट एंड डिस्कशंस को इम्प्रूव करना होगा। We have to take structured coordination, establish reliable cross-party mechanisms to negotiate agendas and protect discussion time. कुछ एक ऐसा हमें बनाना पड़ेगा जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों दोनों इन्वॉल्व हों, दोनों निगोसिएशन में इन्वॉल्व हों, जिससे क्या है कि जब भी पार्लियामेंट्री सेशन में आए तो उस टाइम में जो पार्लियामेंट का कीमती समय है वो उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए हो जिसके लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमें कमिटीज़ को एम्पावर करना होगा। मैं तो कहता हूँ कि कमिटी को स्क्रूटनाइज करने का, है ना, अभी तक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इसे मैंडेटरी करना चाहिए कि आप अगर कोई बिल पास कर रहे हैं तो कमिटी को भेजे ही भेजें, है ना। Institutionalize mandatory referral of all complex bills to department-related standing committees so that their technical feasibility should be ensured, so that the loopholes that is mentioned, that is identified in any bill should be rectified. Third is safeguard question hour. Treat accountability slots as non-negotiable core hours immune to general house disruptions, है ना। तो क्वेश्चन आवर को सेफगार्ड करना होगा, क्वेश्चन आवर को इफेक्टिवली यूज करना होगा, ठीक है। So these are the things that we need to be taken. Research support and norms. Equip MPs with independent research tools and adopt code of conduct norms to rationalize protests. So a proper and effective code of conduct should be formulated so that MPs could not, without any reason, boycott parliament, so that MP could not create vacuum in parliament. And these are the things that we can take as a resolution to this ineffective parliamentary functioning, right? So these all are the issues regarding parliamentary functioning. This is the data that is given in PRS, and ये इससे रिलेटेड मेंस में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए, एलाबोरेट कीजिए, आपकी क्या विचारधारा है इन सारी चीज़ों पे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ये सब बात आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हमारे लेक्चर को लाइक करते हैं, आप अगर हमारे लेक्चर को आप अगर समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने स्मूथ प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथली जाता रहे, है ना। ये सेशन, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, ये कम्प्लीटली फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। यू ऑल आर देयर, योर डेडिकेशन आई नीड, एंड आई
want to teach all of you without any costs, without any interest, right? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए, मेरा वही एसेट होगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे और वो भी, उनका भी प्रिपरेशन जो है बिना किसी खर्च वर्च के होता रहे, ठीक है? चलिए।